तो जय हिंद दोस्तों, देखिए इस वीडियो में आज हम आपके क्लास 10 का जो फिजिक्स का किताब है उसका जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, इसके दोस्तों 122 ऑब्जेक्टिव को हम देखने वाले हैं। और इसमें हम आपको बता देंगे कि कौन कौन ऐसा ऑब्जेक्टिव है, अर्थात कौन कौन ऐसे एक नंबरिया प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अर्थात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, VVI है या फिर MVVI है। देखिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस वीडियो से आप याद रखिएगा, आपको 7 से 8 नंबर आसानी से मिलने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जिस बुक से मैं ऑब्जेक्टिव को क्लियर करा रहा हूं यह बहुत ही फेमस बुक है। अब चलिए दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला आपका सवाल है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश से आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक बार। ठीक है, यह आपके एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, मेरे ख्याल से नहीं पूछने वाला है। तो अगर आप इसको नहीं भी याद करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह केवल 2022 में ही पूछा गया है, इससे पहले इसको नहीं पूछा गया है, तो यह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 2 नंबर दोस्तों सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है? तो याद रखिएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। 3 नंबर आपका सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा जो दोस्तों काल्पनिक को हम क्या बोलते हैं? आभासी भी बोलते हैं। तो हमेशा समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों 4 नंबर आपका सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस रहता है, तो उम्मीद है आप जरूर बता देंगे। देखिए उत्तल लेंस लगा होता है, न कि उत्तल दर्पण लगा हो रहता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, सब हबड़ाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो लंबा होगा मैं जानता हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 5 नंबर आपका सवाल है, अवतल दर्पण में आवर्धित मतलब होता है बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो याद रखिएगा फोकस और ध्रुव के बीच। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी काल्पनिक अर्थात वह आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वह सीधा बनेगा। अगर वह अवतल दर्पण में बन रहा है तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण में अगर आभासी प्रतिबिंब बना, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, तो वह दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 6 नंबर दोस्तों सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण। अब आपका 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं। लेकिन वही अगर आपसे पूछ लेता कि बताइए अपसारी दर्पण किसको कहते हैं, तो उस समय आप उत्तल दर्पण को बोलते हैं। ठीक है, तो लेंस और दर्पण वाला थोड़ा कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। 8 नंबर आपका सवाल है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, यानी कि क्या होगा आपको बताना है, तो अभिसारी होगा। इसको आप समझ गए। यह भी दोस्तों महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको भी आप नहीं भी याद करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, समझ गए। लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, चूंकि वह महत्वपूर्ण है। 9 नंबर दोस्तों सवाल है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से +1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? देखिए आभासी अर्थात आभासी मतलब काल्पनिक भी इसको बोलते हैं, आभासी और काल्पनिक दोनों का मतलब एक ही है। देखिए समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लेकिन वही अगर आपसे पूछा होता कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण से। जबकि दोस्तों मात्र अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिससे दोस्तों आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, तो यह आप समझ गए। अब दोस्तों 11 नंबर सवाल है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिकिरणन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर आपका सवाल है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर, लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए। इसको भी डिटेल में समझने के लिए सब हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। 13 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अवतल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और मैं आपको एक बहुत ही VVI बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, शायद बहुत सारे लोगों को पता ना हो। देखिए लेंस और दर्पण की सभी गुण
अलग अलग होते हैं, लेकिन दोस्तों मात्र फोकस दूरी एक ऐसा गुण है लेंस और दर्पण का जो कि दोनों में बराबर होता है। बाकी सब चीज लेंस और दर्पण का विपरीत होता है। कहने का मतलब है अगर उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक है तो उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी धनात्मक होगा। अवतल दर्पण का अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, समतल दर्पण होता है न कि समतल लेंस होता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि समतल लेंस नहीं होता है प्यारे सर। नहीं भैया, समतल लेंस नहीं होता है। और दोस्तों समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये अनंत होता है, अर्थात इन्फानाइट होता है, और इसको सूत्र 8 से हम दर्शाते हैं। अब मान के चलिए कि इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो उस समय इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी होता अवतल लेंस। अब आपका 14 नंबर सवाल है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है। तो देखिए उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों यह भी धनात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक होता है। अभी हम आपको बताएं कि लेंस और दर्पण का हर एक गुण विपरीत होता है सिवाय एक को छोड़कर। वह क्या है? इनकी फोकस दूरी। अगर उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है वही दोस्तों उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी होगा। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वही आपका अवतल लेंस का भी फोकस दूरी होगा। जैसे आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी धनात्मक होता है तो उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी धनात्मक होगा। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न में देखिए चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक मतलब क्या होता है? धनात्मक होता है मतलब होता है पॉजिटिव यानी कि प्लस, और ऋणात्मक मतलब होता है माइनस यानी कि नेगेटिव। इसमें प्लस की बात की गई है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए। अब आपका 15 नंबर दोस्तों सवाल है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी अब आपको बहुत ज़्यादा हैरान करेगा। अब ऐसा क्यों? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है क्या? देखिए यह एक नियम है जिसे दोस्तों हम प्लस माइनस, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर है इसका दोस्तों ये एक तरह का विशेष नियम है। इसे हम पता करते हैं कि कहाँ पर किस दूरी को कैसे मापा जाता है, कहाँ से मापा जाता है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, प्लस कब होता है, माइनस कब होता है। तो यह जो दोस्तों कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है वह आपको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी ही बताता है, जो कि आपके बुक में दिया होगा। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इस दोस्तों प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव से। देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां क्या मापा जाता है? ध्रुव अर्थात पोल से मापा जाता है। अब दोस्तों आपका 16 नंबर सवाल है, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण अर्थात I नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण अर्थात R में क्या संबंध होता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में भाई एकदम गड़बड़ी सा आ जाएगा कि ये प्यारे सर महाराज जी क्या बता दिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर, मान के चलिए कि कोई किरण है जो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो उस समय आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? कहने का मतलब है कि इस स्थिति में क्या फॉर्मूला लगेगा निम्न में से, ठीक है, तो यही आपको बताना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा चलिए हम आपको समझा देते हैं एक झलक। मान के चलिए दोस्तों यह सघन माध्यम है, यह एक विरल माध्यम है, और यहाँ से हम क्या किए कि प्रकाश को गुजारे। प्रकाश को जब आप गुजारेंगे तो दोस्तों यह हो गया हमारा अभिलंब। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं टूटी हुई रेखा, यह अभिलंब है। तो जब हम इसको गुजारे तो देखिए, अगर आप जानते हैं कि प्रकाश का जो किरण होता है हमेशा सीधा गमन करता है, तो इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन यह मुड़ जाएगा। देखिए अभिलंब से यह दूर भाग रहा है। क्या हो रहा है कि अभिलंब से यह दूर भाग रहा है। इसको यहाँ आना चाहिए था, यह सीधे आना चाहिए था, लेकिन यह सीधे से हटकर यहाँ से दूर भाग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ आता तो हम कहते कि यह करीब आ रहा है, लेकिन अभी यह दूर भाग रहा है। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में आती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है, लेकिन उसका अगर उल्टा देखिएगा, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, जैसे अब विरल माध्यम नीचे था लेकिन अब विरल माध्यम को ऊपर कर दे तो प्रकाश की किरण आएगी, लेकिन अब क्या होगा कि अभिलंब के करीब आएगी। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन यह क्या होगा, अभिलंब के देखिए करीब आ जा रही है। उस समय क्या था कि अभिलंब से दूर भाग रही है। ठीक है, देखिए टूटी हुई रेखा दर्शाती है कि यहाँ से किरण नहीं जा रही है, सीधी को दिखाती है। जैसे देखिए इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन यह ससुरा एम आई आ गया। तो इस चीज को आप समझ गए। अब प्रश्न में बोला है ससुरा, इसमें आपको संबंध बताना है। अब देखिए, अब आपका मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है। देखिए दोस्तों, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। यह जो आप देख रहे हैं आपतित किरण, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम आपतन कोण बोलते हैं, और इसको आई से दर्शाते हैं। और देखिए
क्या बोलते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनती है, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, तो प्यारे सर इसको हम आर बोलेंगे। तो दोस्तों यह जो हो गया आर, यानी कि जो आपका परावर्तित किरण हो गया, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना इसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग परावर्तन कोण बोलेंगे। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया, ध्यान से समझिए भाई, क्रॉस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है और इससे बहुत ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर, यानी कि यह वाला नियम लागू हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रहा है, तो उस स्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण में आपको संबंध बताना है। तो इस स्थिति में देखिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण में आपको संबंध बताना है। और देखिए इस स्थिति में अगर आप देखिएगा तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। देखिए आपतन कोण मात्र इतना बड़ा है, लेकिन अपवर्तन कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि इस स्थिति में आपतन कोण से बड़ा परिवर्तन कोण होता है। यानी कि दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, आर, परिवर्तन कोण को आर बोलेंगे, आर। और जो बड़ा रहता है उसके तरफ हम ऐसे मुंह को खोल देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे आई। आई किसको बोलेंगे, आपतन कोण को। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम इस उल्टा कर दे, विरल माध्यम सघन माध्यम कर दे, अब इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए फिर से समझिए दोस्तों, इसको हम बोलेंगे आई और इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चूंकि यह दर्शाती है कि सीधा जाना चाहिए था, लेकिन रियल में यहाँ पे आई है, इसको बोलेंगे यार ही नहीं कि यहाँ तक खींच दे। तो इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में अगर विरल माध्यम सघन माध्यम में, विरल माध्यम सघन माध्यम में गमन करती है, तो इस स्थिति में जो दोस्तों आपका आपतन कोण है यह दोस्तों परावर्तन कोण से बड़ा हो जा रहा है। लेकिन इस स्थिति में अगर आप देखिएगा तो जो आपका परावर्तन कोण है यानी कि आर, यह दोस्तों आपतन कोण से बड़ा हो जा रहा है। तो जो बड़ा रहता है उसके तरफ मुंह को खोल देते हैं और उसको हम पहले लिखते हैं, यानी कि इस तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। अगर इसी सवाल में ऐसे पूछा हुआ रहता है कि विरल माध्यम के सघन माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण इतना और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है, तो उस समय दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग यह महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ प्यारे सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, दिल को सुकून मिलता है जब आप यह कमेंट करते हैं ना, मजा आ जाता है। 17 नंबर आपका सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी कि जिसको यूज नहीं किया जाता है, तो मिट्टी। यह दोस्तों सवाल मार लीजिए आपको AMVVI, यह आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 18 नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता जो एक डायप्टर है तो उससे लेंस की फोकस दूरी है। देखिए अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर बोलिए या फिर 1 मीटर बोलिए, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो उस लेंस का जो क्षमता होता है एक डायप्टर होता है। अर्थात आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक डायप्टर, अब डायप्टर को हम क्या डी से दर्शाते हैं, बराबर होता है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन में 1 मीटर में दिया होता तभी उसका सही आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, अगर देखिए भैया, अगर यहाँ पे क्षमता प्लस में दिया हो, ठीक है, तो उसका आंसर प्लस में आएगा, लेकिन माइनस में दिया होता है। अभी देखिए एक डायप्टर लिखा है, तो किसी भी संख्या का पहले कोई भी मैथ का चिन्ह नहीं लगा हो तो उसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस है, लेकिन -1 डायप्टर दिया होता तो उस समय इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। चूंकि देखिए दोस्तों डायप्टर अगर प्लस में है तो यह फिक्स है कि उस लेंस का फोकस दूरी भी प्लस में होगा, माइनस में है तो उस लेंस का फोकस दूरी भी माइनस में होगा, डायप्टर से डिसाइड होता है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, लेकिन यह आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है इस साल, यह बात तो तय है। 19 नंबर सवाल है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए याद कर लीजिए। 19 नंबर सवाल है, किसी बीम का वास्तविक, बीम मतलब कि वस्तु को ही बीम बोलते हैं, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम या अर्थात वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। यहाँ पे लेंस बोला गया है, ना कि दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। यह भी दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, चूंकि 2012 में पूछा है तो नहीं पूछने वाला है।